आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जैन सर तथा उपस्थित सभी जिज्ञासुओं को सादर नमन। मैं सना सुलेमान दुबई से किताबशाला की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे इस अतुलनीय पल में अपने आप को संबोधित करने का अवसर मिला है। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, जिन्हें किसी भी तरह औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप भाषाविद और शिक्षा सलाहकार के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी है। आपका जन्म 1962 को चांदनी चौक दिल्ली में हुआ। आपने पीएचडी और एमएड की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात विश्व के सर्वोत्तम विद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया है। आपने एनसीईआरटी, एसईआरटी, पीआईटी, एनओएस आदि शैक्षणिक संस्थानों में से क्षमा प्रार्थी हूँ जी। अक्षय जैन सर, छाया कुमारी जी, गिरीश सर, गोविंद सर, कंचन गुप्ता जी, लता शंकर जी, आप प्लीज अपने माइक ऑफ रखेंगे तो हमें सबकी क्लियर आवाज सुनाई देगी। माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। पीछे से आवाज आ रही है जी, पीछे से काफी आवाज आ रही है। सर मैं सभी को म्यूट ऑल कर देती हूँ। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए, ऐसे कीजिए सना मैम। जी 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 जी। तो समय अधिक न लेते हुए मैं जहां रुकी थी वहीं से शुरू करती हूँ। तो सर जी का वैसे तो परिचय की कोई आवश्यकता है नहीं, किंतु सर हम सभी सर को जानते हैं, अतः जस्ट इतना ही कहूंगी कि वे एक अच्छे वक्ता भी है और अनेक पुस्तकों की रचना भी की है। आपने देश विदेश के हजारों कार्यशालाओं के संचालक रह चुके हैं। आज सना जी धन्यवाद आपका। सना जी सब जानते हैं, समय इसमें ना लें, सब परिचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय को बचाना चाह रहा हूँ और मुझे आपको बीच में रोकने का दुस्साहस करने का नहीं थी मेरी इच्छा। लेकिन मालिनी मैम आप यहाँ उपस्थित हैं, पहले ये बताएं। मालिनी मैम, रागिनी मैम, मालिनी मैम, अक्षय, देखिए आज का हमने ये जो वेबिनार रखा है, ओके रागिनी मैम मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए। आज का ये वेबिनार हमने इसलिए रखा था कि पिछले दिनों आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत ज्यादा टेलीफोन पे भी आपसे मेरी चर्चा हुई कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए। हमने उसके तरीके भी निकाले, एमसीक्यूज वगैरह भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं अपने लेवल पर। लेकिन एमसीक्यू से परीक्षा लेना ही एक चीज नहीं है, उसको करेक्ट करके वापस भेजना, बच्चे को ये बताना कि तुमने ये गलतियां यहाँ की हैं, ये भी हमारा उत्तरदायित्व है। यानी कक्षा में जिस तरह हम लोग अपनी कॉपीज को चेक करते हैं, क्या आजकल ऑनलाइन हम लोग वैसी चेकिंग कर पा रहे हैं? चाहे वो टेस्ट, चाहे वो परीक्षा हो या एक नॉर्मल हमने क्लास वर्क या होमवर्क बच्चे को दिया, क्या हम लोग वो उसी तरह टेस्ट कर पा रहे हैं जैसे हम लोग लाल किया करते हैं? मैं लाल करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने रेड पेन लिया, बच्चे की कोई स्पेलिंग गलत देखी, हमने उसको राउंड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, काट के हमने दोबारा लिख दिया। क्या आजकल ऑनलाइन हम लोग ये कर पा रहे हैं? किन्हीं मायनों में हाँ, किन्हीं मायनों में ना। अभी 4 बजे की हमारी जो वर्कशॉप थी, वहां से ये चीज निकल के आई कि हम पूरी तरह से बच्चे को इवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे कि एक क्लासरूम टीचिंग के अंदर जब हम लोग UT1, UT2 और हाफ ईयरली या फाइनल लेते हैं और बंडल हमारे पास करेक्शन के लिए आते हैं, हम उस तरह से बच्चों को ऑनलाइन हम लोग बच्चे को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, मूल्यांकन जिसको हिंदी में क्या हम लोग नहीं कर पा रहे। मेरी बात कुछ और सब्जेक्ट टीचर से हुई, फ्रेंच में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, संस्कृत में। आप लोग यहाँ जानते हैं, काफी लोगों से टेलीफोन पे बात होती रही। उनसे जो आइडियाज निकल करके आई, मैंने उनको यहाँ आमंत्रित किया है। सबसे पहले हमारी मैं चाहूंगा कि मैं कम बोलूं, उनको हम ज्यादा सुने और बाद में फिर हम लोग उसकी चर्चा करें। पास 3 एक्सपर्ट्स हैं। मैंने अंग्रेजी भाषा की मिसेज मालिनी खत्री को यहाँ बुलाया हुआ है। मिसेज मालिनी खत्री ब्रिटिश काउंसिल से भी पहले जुड़ी रही हैं और जो बाहर बच्चे जाते हैं उनके जो एग्जाम्स लिए जाते हैं उनको वो तैयारी करा रही हैं और ऑनलाइन परीक्षा लेने में उनको महारत हासिल है। लेकिन जब कल मेरी उनसे बात हुई
तो उन्होंने भी कहा मुझे कि इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में वो हमें जानकारी देंगी। फ्रेंच लैंग्वेज में एलियांस फ्रांसे डी दिल्ली से रागनी जी हमारे बीच में हैं कि फ्रेंच भाषा की शिक्षा कैसे ली जाती है, वो इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, इस पे वो थोड़ा प्रकाश डालेंगे। शायद हम उनसे हिंदी वाले, संस्कृत वाले कुछ सीख पाएं और अपने आप को हम लोग थोड़ा अपडेट कर पाएं। स्पेनिश भाषा से हमारे बीच में हैं जिन्होंने एमिटी कॉलेज में भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, अक्षय जैन। तो अक्षय, आपसे भी आपका वक्तव्य भी बाद में रहेगा। पहले मालिनी मैम की कक्षा है, उनको जाना है। मालिनी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? मिसेज मालिनी खत्री, मिसेज मालिनी खत्री, मिसेज मालिनी खत्री, आप यहाँ पर हैं? मिसेज मालिनी खत्री, Can you hear me? या इट्स क्लियर मैम। मालिनी मैम, थोड़ा सा हाँ जी। बताएं किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन परीक्षा बच्चों की किस तरह से ले सकते हैं, और आपने जो आइडिया मुझे दिया था मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ शेयर करें। जी मैम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो ये चारों तरफ ये जो हाहाकार फैला हुआ है कि न्यू नॉर्मल, हमें लगता है कि जैसे अब कंटिन्यूसली यही एक हम जिंदगी जिएंगे और इसी तरह की हमारी असेसमेंट और टेस्टिंग होगी, और ये बात सही नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए हम सब इस सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं, और इसी कारण इस सिचुएशन में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो जिस तरह की लिटरेचर टेस्टिंग या लैंग्वेज टेस्टिंग होती है, वहां भी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, अगर हम एनसीईआरटी या सीबीएसई का करिकुलम देखें तो हम ये देखें कि उनके लैंग्वेज टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वोकैबुलरी है, इंटरप्रिटेशन है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लुएंसी है और कोहेरेंस। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम ये जो लैंग्वेज टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं किस तरह सबसे सही तरीके से इन द गिवन सर्कमस्टांसेस पूरे कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से फ्लुएंसी, कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन की डेफिनेटली कैजुअलिटी हो गई है इस दौर में। और एक और बात है कि अगर आप सीबीएसई का बोर्ड पेपर करेक्ट करें और उनकी अगर आप एक मार्किंग स्कीम देखें, मैंने पिछले कुछ सालों में ये ऑब्जर्व किया है कि वो जो सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम है वो भी एक मैथमेटिकल मार्किंग स्कीम हो गई है, ताकि मैक्सिमम एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी आए, असेसमेंट में मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन आए। इसीलिए उन्होंने जो एक, अगर शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का है तो उन्होंने 2 मार्क्स कंटेंट के लिए कर दिए और 2 मार्क्स एक्सप्रेशन फ्लुएंसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर दिए। अब हमारा जो चैलेंज है कि अगर हम एनसीईआरटी के भी जो चेंजेस देखें जो सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रही है पेपर्स में, लैंग्वेज पेपर में भी देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंट्रोडक्शन इन एमसीक्यूज। जी, तो लेकिन लैंग्वेज में नहीं मालिनी मैम, सिर्फ लैंग्वेज में देखिए डिस्क्रिप्टिव भी चाहिए। अगर हम क्यों और कैसे का आंसर बच्चे से लेते हैं, ये चीज तो हम लोग केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं पूछ सकते ना उससे। नहीं, हम देखिए जो लिटरेचर का पोर्शन है, जो लिटरेचर का पोर्शन है जिसमें मैं कह रही हूँ, हम लिटरेचर में बेसिकली क्या टेस्ट करते हैं, आप मुझे बताइए, हम लिटरेचर में क्या टेस्ट करते हैं? हम पैराग्राफ कैसे टेस्ट करें? पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, नोटिस, जो आपके अंग्रेजी में भी आते हैं, हमारे संस्कृत में भी होते हैं। बच्चा एक पैराग्राफ लिख करके देता है, मैं कैसे टेस्ट करूं उसको, या बच्चा मुझे कैसे लिख करके भेजे? नहीं, देखिए जहां तक मैं समझती हूँ वो तो बच्चे को लिखना और मैनुअल करेक्शन ही है। अनदर वे, अगर हम जब पैराग्राफ लिख के देते हैं और हम लैंग्वेज टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम उसमें क्या टेस्टिंग कर रहे हैं? बच्चा कहाँ गलती करता है? अगर आप उससे लिखवाएंगे एक पैराग्राफ, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है? बच्चा टेंस में गलती कर रहा है, बच्चा स्पेलिंग में गलती कर रहा है, बच्चा शायद थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में गलती कर रहा है, उसकी वोकैबुलरी शायद इतनी माहिर ना हो सके जितनी बाकियों की है। लेकिन वो सब के लिए तो एक आपको मैनुअल चेकिंग करनी ही पड़ेगी, unless you give them an already written paragraph with in which you're going to check test tenses. No, आप इंग्लिश में क्या कर रहे हैं मैम? इंग्लिश में आप पैराग्राफ या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो बच्चों को लिखवाते हैं, आप किस तरीके से बच्चे से वो मंगवा रहे हैं, ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं? इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? कई जगह, कई स्कूलों में, जैसे अगर मैं ऐसे करवा रही हूँ
जी मैं तो बच्चों को कह रही हूँ कि वो टाइप करके अपलोड करके मुझे भेजें, एंड मैं मैन्युअली ट्रैक चेंजेस के थ्रू उसको एडिट करके एज हाँ। सजेशंस वापस भेज रही हूँ। ओके, लेकिन एक बड़ी क्लास में ये पॉसिबिलिटी है, व्हेन वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हम एक एक बच्चे को, और हिंदी बच्चा टाइप करना नहीं जानता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो कैसे इस तरीके इस चीज को हम लोग मैनेज करें? यही तो चुनौती है आपकी। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना, हर बच्चा तो टाइपिंग जानता नहीं है ना मैम। अच्छा, आपने नहीं, कल ये एक तो मुझे चुनौती। आइडिया दिया था कि अगर कोई एक लेसन है, उसके हम लोग क्वेश्चन जो आपने आज मुझे भेजा भी, जो कल मैं ग्रुप में डालूंगा टीचर्स के लिए भी, वो चीज क्या है, वो आप जरा थोड़ा टीचर्स को समझाएं। हाँ, मैं लिटरेचर सेक्शन की बात कर रही हूँ। लिटरेचर सेक्शन में हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, वो तो एमसीक्यू होता है। हमारे जी शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स होते हैं। ठीक हमें है। सबसे पहले लिटरेचर में ये समझना है कि हमने क्या टेस्ट करना है। तो ओके। मैंने एक लिस्ट बनाई कि हम लिटरेचर में क्या टेस्ट करते हैं थ्रू लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एक हम जी कंटेंट टेस्ट करते हैं, एक हम कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, हम वोकैबुलरी इन जी कॉन्टेक्स्ट टेस्ट करते हैं, हम जी थीमेटिक जी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, टोन करते हैं, एटीट्यूड जी करते हैं। जी अगर हम ये सब अपने सामने ये लिस्ट रखें और जब जी हम एक एमसीक्यूज जी। का टेस्ट बनाएं और जब भी हम एक क्वेश्चन बनाएं, हम उस क्वेश्चन के कनेक्शन अगेंस्ट मुझे लगता है अपने थोड़ा गड़बड़ हो गया। जी हम उस क्वेश्चन के अगेंस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दें कि इनमें से किस कैटेगरी के अंडर ये क्वेश्चन आता है। क्या ये क्वेश्चन थीमेटिक है, क्या ये क्वेश्चन क्रिटिकल रीडिंग है, क्या ये क्वेश्चन कैरेक्टर एनालिसिस है। सो द आइडिया इज कि आप क्वेश्चन को, जो मैंने आपको एक पूरा सैंपल 20 क्वेश्चन का ओके भेजा है। ओके मैम, आप में से मालिनी मैम 2 मिनट और रुकिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है मालिनी मैम से जो कोई करना चाहता है? क्योंकि मालिनी मैम इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश की हेड रही हैं और इंग्लिश में उन्होंने अच्छा काम किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, या फ्रेंच में रागनी मैम को पहले सुन लें, जैसी आपकी इच्छा हो। आज सबसे पहले जो हमारे सामने बोलने वाली मैम है रागनी मेहता, ये दिल्ली की एलियांस फ्रांसे में फ्रेंच की प्रोफेसर हैं। स्कूल्स में भी इन्होंने पढ़ाया, कुछ कुछ समय स्कूल में 1 घंटे के लिए आती थी। फ्रेंच में बोलती हैं, बड़ी धारा प्रवाह। जब मैंने कल इनसे कहा मैडम आप बाइलिंगुअल बोलिएगा, तो इन्होंने कहा प्रदीप मुझे फ्रेंच में समझने वाला कौन होगा। मैंने कहा मैडम मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए आपसे कह रहा हूँ। तो क्योंकि ये खुद लखनऊ की हैं, तो कभी कभी इनसे इन्होंने मुझे तंज मारा करती थी कि आप मुझे हिंदी में मजाक मत उड़ाइएगा मेरा, मैं हिंदी बहुत अच्छा जानती हूँ। तो मैडम हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच तीनों में इनका अधिकार है, और कभी कभी हमारी अच्छी खासी भाषा में झड़प जिसे कहते हैं वो हुई है, आप जानती हैं रागिनी मैम। लेकिन आज का हमारा ये पूरा सीन बिल्कुल अलग है। मैं ये चाहता हूं आप ये बताएं कि बच्चे को हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि जो एमसीक्यूज हैं और जो हमारा रिटन पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन, हम लोग बच्चे को अनुच्छेद, पत्र, सूचना, संवाद, विज्ञापन, प्रश्नोत्तर बच्चे को लिखने के लिए देते हैं। आप इस चीज पर प्रकाश डालिए कि हम टीचर्स उसको चेक कैसे करें, या ऑनलाइन हम बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं। आप इन दोनों चीजों का अगले 3-4 मिनट में समअप करने की कोशिश करें। मैं रागनी मैम। ओके, सबसे पहले आपको करेक्ट कर दूं, मैं लखनऊ की नहीं बनारस की हूँ। बनारस की लीजिए, ये एक और चमाता पड़ा हमारे। अच्छा, अब जी जहाँ हम लोग के कॉम्पिटेंसेस के स्किल्स की बात कर रहे हैं, एक ही स्किल पे बोलती हूँ क्योंकि सारे को तो एक साथ करना नहीं है। आपने क्योंकि बोला कि करेक्शन कहाँ करके कैसे भेज सकते हैं, तो अगर हम राइटिंग स्किल पर चल रहे हैं तो दैट इज वेरी ट्रू कि हम जितना क्लास में करेक्ट कर सकते हैं और जितना फास्ट करेक्ट कर सकते हैं पेन से, उतना जल्दी कंप्यूटर पर नहीं होता, टाइम लगता है। तो आपके पास क्योंकि बच्चे भी क्लास में ज्यादा होते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर यू, दैट इज ट्रू। पर उसमें हमको यही करना पड़ता है, अगर हम बच्चे को कोई देते हैं, कोई थीम पर काम करने के लिए देते हैं, ठीक है, तो हम उससे बोलते हैं हमको या तो वो व्हाट्सएप पे वापस भेजता है या हमारा एक प्लेटफॉर्म है उस पर वापस भेजता है, और हम टाइम लिमिट रखते हैं हमेशा, जिससे कि आपने ऐसा आपको पता है कि बच्चों का लेवल क्या है, इस क्लास में कितना लेवल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप टाइम देते हैं। उसके हिसाब से हम वर्ड्स के नंबर भी देते हैं कि आप 110 वर्ड्स में लिखेंगे कि 150 में लिखना है कि 200 वर्ड्स में लिखना है। अकॉर्डिंगली हम टाइम भी देते हैं उतना, उसमें 5 मिनट और टाइप करना है, लिखना नहीं है। टाइम करना है, टाइप भी तो करना है ना बच्चे को। बच्चा तो ऑनलाइन टाइप करके भेज रहा है ना आपको। नहीं, बच्चा हमें जब भेज रहा है, जब हमारे को लिख के वो भेज रहा है और हमें करेक्शन करना है, उसमें हम
अब हमें हिंदी का तो नहीं, हमारे तो फ्रेंच में वो बच्चे लिख के भेजते, कई बार वो कहते हैं कि हमारे एक्सेंट जो लगते हैं वो मैम नहीं आ रहे हैं करके, हमें वो ढील देनी पड़ती है हमको, ठीक है, कई बार करना पड़ता है, लेकिन फिर वो बच्चे लिखकर हमको भेजते हैं, हमारी चाहे मेल पे भेजेंगे हमारे को, या हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर भेजते हैं, या व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हैं, उसके बाद हमें करेक्शन करना पड़ता है। अब क्योंकि आपके हमारे बच्चों का नंबर कम है क्लास में, 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हमारी में, आपके ज्यादा हैं, तो हम आपको यही सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जब आपने एक बार का काम दिया और उन्होंने काम आपने रिसीव किया, तो आप एक थोड़े से बच्चों का ले लीजिए, 12 बच्चे 15 बच्चे जिनको आप थॉरली करेक्ट करेंगे, और उनका आपको वो हो सकता है कट पेस्ट करना पड़े कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में उनका जो उन्होंने लिखा है उसको आप वहां से कट के इधर पेस्ट करिए, उस पर आप सब करेक्शन कर सकते हैं। आप कलर मार्किंग्स यूज कर सकते हैं उसमें, कि जैसे खाली वो क्या बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन का है, तो आपने एक कलर बता दिया बच्चों को पहले से कि इसका अगर ये कलर है इसका मतलब है तुमने ये गड़बड़ करा है, तुम चेक करो। कहीं अगर जब पूरा ही गलत है, आप रेड से उसको आप उसके बगल में उसको लिख कर दे सकते हैं। तो टाइम जरूर ज्यादा लगता है, पर आप 10-12 बच्चों का आपने एक बार में करिए, बाकी का आप रीड करके आप अपने एक्सपीरियंस से आप जनरल मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे रागिनी जी आप बता दीजिए, क्या एमसीक्यू से हम लोग बच्चे की लैंग्वेज को जांच सकते हैं अच्छी तरीके से? ओनली एमसीक्यू और यस और नो कि दिस इज द राइट ऑप्शन, यू जस्ट राइट इट डाउन एंड आपको भाषा आ गई? नहीं, कॉम्प्रहेंशन यस, राइटिंग स्किल नो। राइटिंग स्किल के लिए तो लिखना ही होगा, कॉम्प्रहेंशन है, बच्चा समझ सकता है, उससे ये पूछ सकते हैं कि किस तरह का डॉक्यूमेंट है, ईमेल है, लेटर है, ये है, उससे हम उसमें हम कर सकते हैं कॉम्प्रहेंशन, हम बच्चे का जज कर सकते हैं। उसमें कई बार एक छोटा सेंटेंस भी लिख सकता है बच्चा, लेकिन राइटिंग स्किल जब आप लिख रहे हैं तो वहां तो बच्चा लिखेगा ही लिखेगा। अच्छा, ओरल एक्सप्रेशन आप लोग किस तरह चेक करते हैं बच्चे के? ओरल, जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई में भी आईसीएसई में भी ओरल एक्सप्रेशन है, हम बच्चे को कुछ सुनाते हैं, एक शीट देते हैं, बच्चा भर के दे देता है कि उसने ठीक सुना, और हम उसको करेक्ट कर देते हैं। आपके यहाँ क्या है फ्रेंच में? कॉम्प्रहेंशन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन, ओरल कॉम्प्रहेंशन। ओके, यहाँ पर बच्चा सुनता है, अपना आंसर देगा। उसमें कॉम्प्रहेंशन में हमारे एमसीक्यू भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, एक वर्ड जैसे बच्चे को लिखना है इस तरह से होता है, और उसमें ट्रू एंड फॉल्स के भी होते हैं। ओके, ठीक है, उसमें वो टिक, उसको टिक कर रहा है, वो हमें व्हाट्सएप पे भी भेज देता है आराम से। नहीं, 1 to 9 अगर लिखने वाले हो, मान लीजिए क्यों और कैसे के आंसर हो, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा कैसे, अगर कॉम्प्रहेंशन में है तो क्यों और कैसे लंबे नहीं हो सकते हैं बहुत, एट द मोस्ट वो एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस होगा। ये लैंग्वेज में लिमिटेशन है, ये लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में आप लिमिटेशन भी हम नहीं कहेंगे इतना ज्यादा, क्योंकि वो कॉम्प्रहेंशन की हम बात करें, वहां उसको अपने आप को व्यक्त नहीं करना है, नहीं करना है, समझना है, वो समझना है। तो अगर वो समझ करके आपके क्यों का जवाब देता है, कई बार तो हम लोग बोलते हैं कि आप टेक्स्ट जैसे लेवल नीचे का हो तो हम बोल देते हैं जो टेक्स्ट में ही से आपको ढूंढ के मिल जाता है, वो मतलब सुनने से आपने जो सुना उसमें हम बच्चे की स्पेलिंग नहीं चेक करते। अगर उसने व्यवहार को व्यवहार लिख दिया, ठीक है, उसने सुना तो वो समझा कि हमने व्यवहार नहीं बोला व्यवहार, उसमें हम स्पेलिंग पर उतना नहीं देते हैं। स्पेलिंग जो होती है वो जब वो लिखते हैं उसमें चेक होती है, ग्रामर हम उसमें चेक करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से कॉम्प्रहेंशन, टीचर्स एक चीज यहाँ पर सीखिए, अगर लिसनिंग एक्सप्रेशन बच्चा में स्पेलिंग गलत लिख रहा है तो उसके नंबर हमें नहीं काटने चाहिए। आज की ये सबसे बड़ी बात एक हमने सीखी है, क्योंकि हम लोग जो चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रागिनी, हम लोग उसका लिसनिंग एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, हम लोग राइटिंग एक्सप्रेशन चेक नहीं कर रहे हैं उसका। एग्जैक्ट, आप सहमत हो रहे हैं मेरी बात से? समझ पा रहे हैं या नहीं? जी सर। आप समझ पा रहे हैं जो यहाँ से मैंने बात निकल के आई? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है रागिनी मैम से? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी सर। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन? संगीता जी आप पूछना चाह रही हैं? जी रागिनी मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम लिसनिंग में अगर स्पेलिंग नहीं मार्क्स काटते हैं तो जो हम उनको मार्क्स दे रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम ही अच्छा लिख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत सारी वर्तनी की गलतियां लिख रहे हैं, तो क्या हम एक ही मार्किंग रखेंगे, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे मार्क देंगे? आपके ऑब्जेक्टिव क्या? आपका तो ये देखना है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो समझ गया है, अब उसको लिखना नहीं आता, बोलने में वो आपको बता देता पर लिख नहीं पाता। अब उसने की जगह किया लिखा है, तो आपको तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें किया ही लिखा है, हमें उसने समझा है। जब वो उसकी राइटिंग स्किल पर आप जाएंगे, वहां उसने किया को छोटी की मात्रा लगाई कि बड़ी, उसको आप चेक करेंगे वहां। रागिनी जी थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको, क्योंकि समय कम है और स्पीकर्स हमारे पास और भी हैं, उनको भी मैं लूंगा, लेकिन आपसे फिर कभी हम आपको जरूर बुलाने वाले हैं
और आप आएंगे, मना नहीं करेंगे, आप ज्यादा समय आपका नहीं हम लोग बिल्कुल नहीं, अगर मेरी क्लास नहीं हुई तो जरूर आएंगे। थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर यहाँ पर रागिनी मैम से हमें 2 बातें सीखने को मिली। एक है कलर कोडिंग। हाँ, कलर बिल्कुल। कोडिंग, यदि हम जैसे आईसीएसई भी बोर्ड करेक्शंस में जाते हैं सर, वहां पर भी हमें बताया जाता है कि अगर ग्रामर मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए जी लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए एसपी लिखेंगे, एस लिखेंगे जी। तो इस तरह से हम अगर बच्चों को शुरुआत में ही बता देते हैं कि आप लोग ये वाले चीजें हैं, इस पर आप ध्यान दें, तो हम करेक्शंस में हमें अब आज के समय में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर जी लिख देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर ये हम एब्रिविएशंस का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर ये एक अच्छी बात सना ने कही है। टीचर्स आप इसको जरा लागू करके देखिए कि हम पूरी तरह ना लिख करके केवल जी लिखें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एसपी लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक है, या सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है तो एसएफ लिख दें। इस तरह हम लोग कुछ एब्रिविएशंस हम लोग अगर बना लें तो हम लोग बच्चों को बता सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू रागिनी। अक्षय आप यहाँ पर बहुत गलत हो तो जरूर लिख दीजिएगा सेंटेंस। हाँ, अगर एकदम भी गलत लिखा तो जरूर लिख तो दीजिएगा। पूरा सेंटेंस हमें लिखना चाहिए। थैंक यू रागिनी। ओके, थैंक यू रागिनी, थैंक यू। अक्षय आप यहाँ पर हैं? अक्षय सर जी जी जी। अक्षय मुझे ये बताइए, आप स्पेनिश पढ़ा रहे हैं, शिवनादर स्कूल नोएडा में है, और एमिटी यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने बीए एमए की बच्चों को पढ़ाया है, और अब ये शिवनादर स्कूल में भी है और आईआईटी के अंदर यहाँ पर ये क्लासेस दे रहे हैं। मुझे 2-3 बातें बताओ, मैं 2 या 3 मिनट से ज्यादा तुम्हारा नहीं लूंगा अक्षय। क्या जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पत्र है, अनुच्छेद, इनको आप लोग स्पेनिश में ऑनलाइन कैसे चेक करते हो? क्या ये साधन ठीक है? क्या मतलब इसकी करेक्शन ओके, मतलब वही 100% होती है जैसे हम लोग क्लास में करते हैं? नहीं सर, मैं ये इसमें आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से क्लास में असेसमेंट करते हैं और एक आंसर कॉपी व्हेन यू चेक, उस तरह का असेसमेंट ये पॉसिबल अब नहीं है। बट हाँ, आप उसको पूरा रीड करके, उस टेक्स्ट को रीड करके, व्हाटएवर द स्टूडेंट हैज सबमिटेड, आप उसको रीड करके एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे सकते हैं। आप चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि ये गलती आपने की, ये गलती आपने की। आपको अपने आपके स्टूडेंट्स के बारे में पता होता है कि यही वो कॉमन मिस्टेक्स वो कर रहा है। उन मिस्टेक्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन में, उस फीडबैक में। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगा दोबारा कि आप उस तरह से जैसे हम किया करते थे, जैसे हम करते थे पहले क्लासरूम असेसमेंट और एक ऑन पेपर राइटिंग जो हम करेक्शंस करते हैं एक टेक्स्ट में, वो पॉसिबल इतना उतना नहीं है। बट हाँ, वी कैन हाईलाइट थिंग्स। तो अगर स्पेनिश में क्या तुम एमसीक्यूज या जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हो, आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो आजकल? इसमें सर क्या ये मैं यही बोलना चाह रहा था। तो मैं इसको 2 टर्म्स देना चाहूंगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जब आप वो एक यूनिट पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे आप वो एमसीक्यूज दें ताकि स्टूडेंट्स को खुद पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। उस एमसीक्यू से आप उनका बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट एसेस। आप उसको एसेस इस तरह से नहीं कर सकते, आप उसको उसके बेसिस पे फाइनल ग्रेडिंग नहीं दे सकते। फाइनल ग्रेडिंग के लिए आपको समेटिव पे आना ही पड़ेगा। फाइनल ग्रेडिंग के लिए आपको समेटिव ही लेना पड़ेगा। एमसीक्यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम अक्षय? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न अक्षय से? अक्षय, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कहना। जी सर, अक्षय का मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहना कि कंफर्ट जोन होना चाहिए बच्चे के लिए, सबसे बड़ी बात। बच्चा कंफर्टेबल फील करे वहां पर। मार्क्स को हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन होना चाहिए बच्चे के। नहीं, इसने जो अक्षय ने जो एक खूबसूरत बात है वो ये कही कि जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे असेसमेंट का मोड एमसीक्यू हो सकता है। ये गौर करिए टीचर्स, जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत समझाऊं। अक्षय की बात जो मुझे समझ में आई कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम एमसीक्यूज, वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स कैन बी गिवन, लेकिन जब हम लोग बच्चे को UT1, UT2, हाफ ईयरली और ये सब चीज ले रहे हैं तो उसके अंदर एमसीक्यू तो दें, लेकिन बाकी जो चीजें, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसकी हम लोग वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे जो हम लोग अपनी ट्रेडिशनल करेक्शन में, असेसमेंट में करते हैं। अक्षय, am I right or not? अक्षय, मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये कहना चाह रहे थे कि 2 हमें अलग अलग मोड रखने पड़ेंगे, एक तो क्लास में पढ़ाते हुए जी, और आप पूरी करिए डिवाइड करके चलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। आप उसको एज अ फॉर्मेटिव रख सकते हैं, बट समेटिव नहीं। वो नहीं रख सकते, वो उसके ऊपर मुश्किल होगा, वो मुश्किल होगा। आप उसको फॉर्मेटिव में यूज करिए, जब तक आप यूनिट वो पढ़ा रहे हैं तब तक आप उसको यूज करिए, ताकि
बेसिक्स क्लियर हो थोड़ा सा सके, मतलब जैसे टेंसेस के लिए हम क्लियर, जैसे कि सीबीएसई कह रही है आप इंटरनल असेसमेंट में उसको आप मान के चलिए, सीबीएसई भी ये कह रही है कि इंटरनल असेसमेंट में हम उसको एक हिस्सा मान करके चलें। ओके, भारती जी आप यहाँ पर हैं? भारती जी? जी सर, मैं हूँ यहाँ पर। ब्लू बेल्ट से भारती हैं, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में भी थी, इन्होंने कुछ आइडिया। भारती जी आपके पास 3 मिनट हैं, आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से आप अपने स्कूल में करवा रही हैं। आपकी बहुत प्रशंसा मेरे पास पहुंची है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी वीडियोस आप बना रही हैं और असेसमेंट के लिए आप बहुत काम कर रही हैं। आगे भी हम लोग इस ग्रुप में आपको बुलाएंगे आपके उस काम के साथ। आज आप हमें शॉर्ट में बताइए आप क्या कर रही हैं और कैसे हम लोग कर सकते हैं। सर हम तो फिलहाल MS टीम्स, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं अभी भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए। उसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हर प्रश्न के बाद हमारे पास एक विंडो होती है जहां पर हम अपना फीडबैक दे सकते हैं बच्चों को, उनकी जो भी हम। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम प्रश्न पत्र तैयार करते समय भी एक रूब्रिक दे सकते हैं उन्हें, जहां पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हमें क्या चाहिए वो उस विंडो पे मैं, जो मैं जनरली अपने प्रश्न पत्र में करती हूँ कि इसमें हमें कंटेंट में कितने मार्क्स हैं, आपके एक्सप्रेशन के कितने मार्क्स हैं, ये हम पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, इन सभी में ये सारी चीजें कर सकते हैं जो 5 मार्कर हैं हमारे। भारती मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ आपको एक मिनट के लिए रोक। कल आपने मुझे कहा था कि हम लोग बच्चों को कीवर्ड्स देते हैं। जी जी, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी सर, कीवर्ड्स देते हैं पर सर उसमें एक चीज नुकसानदायक ये है कि अगर वो बच्चा वही कीवर्ड्स नहीं लिख रहा है तो उसको मार्क्स कम मिल जाते हैं, यानी उसका कोई पर्याय लिख देता है तो उसको मार्क्स मिलते हैं। तो उस केस में हम मान के क्यों ना चलें, हम उसको मान के क्यों ना चलें। देखिए कल इन्होंने एक बात मेरे से कही थी जो शायद आज लिख के बात नहीं आ पा रही, वो ये कि हम हर क्वेश्चन के आंसर में कुछ 3-3, 4-4 कीवर्ड्स बच्चों हम अपने रूब्रिक्स में अपने पास हम लोग मार्किंग स्कीम में रखें कि अगर बच्चा आंसर में इन 4-5 शब्दों का प्रयोग कर देता है तो हम उसको नंबर दे दें। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, आप जरा और एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, जैसे जब मैं प्रश्न उत्तर लिखाती हूँ तो सर उस समय सबसे ज्यादा जोर मैं उन्हीं बात पे देती हूँ कि आप इस प्रश्न में जो भी आपने एक्सप्रेस करना है वो उनमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, चाहे वो परिभाषा हो चाहे प्रश्न हो। उत्तर लिखते समय बच्चा जब अगर उन्हीं पर, अगर उत्तर में 10 वर्ड है, कीवर्ड्स है और उसने 10 के 10 लिख दिए तो हम उन्हें ऑनलाइन मार्किंग में, जब हम ऑनलाइन चेकिंग करते हैं तो पूरे नंबर देते हैं। क्योंकि कई बार अभी जल्दबाजी में टाइप करने में बच्चे से सेंटेंस का सिंटेक्स गलत हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पर यदि उसने वो सारे 10 कीवर्ड लिखे हुए हैं सर तो हमें उनको अंक देने में आसानी होती है। तो भारती क्या अगर बच्चा 8 लिखेगा तो आप नहीं दोगे? जी, तो उसी हिसाब से हम अंक कम करेंगे सर। मतलब ये कि बात पूरी नहीं आ पाई, आपका मतलब ये है कहने का उसका मतलब इस बात पूरी बात नहीं आ पाई। जी जी, ये पूरी बात आंसर के अंदर नहीं आ पाई तो आप 5 में से उसको 4 दे दोगे, मतलब इस तरीके से आप एक रूब्रिक अपने लिए। जी हाँ, इसी तरीके से मतलब आधे अंक का या आधे से 2 शब्दों की कमी में आधे अंक काट सकते हैं। अच्छा, क्या आपने बच्चों को हिंदी टाइपिंग सिखाया? जी, हिंदी टाइपिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कन्वर्टर सर टाइपिंग में आपको इंग्लिश टाइप करना होता है, वो अपने आप हिंदी बनता जाता है। वो कैसे होता है जरा बताइए, सबको बताइए। जी बिल्कुल, हम जब MS फॉर्म में हिंदी के लिए ऑप्शन चूज करते हैं तो MS फॉर्म के संग हमें गूगल इनपुट एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है, जिससे कि हम फॉर्म डायरेक्टली MS फॉर्म पे बना सकते हैं किसी भी भाषा में, ना कि हिंदी, सिर्फ किसी भी भाषा में। बच्चे भी सेम गूगल इनपुट एक्सटेंशन, मैं रिपीट कर रही हूँ ये वर्ड आप देख लें, गूगल इनपुट एक्सटेंशन अगर बच्चा भी डाउनलोड कर लेता है तो वो आपके सामने 40 मिनट की कक्षा में कम से कम आपके सामने बैठ के वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिख सकता है दिए गए समय में। जैसे कि मैं अपनी कक्षा में 40 नंबर के प्रश्न पत्र को 2 भाग में बांट लेती हूँ, 20-20 नंबर में, और 2 दिन में कराती हूँ उनको। तो उस केस में वो बच्चा इंग्लिश टाइप करता है और हिंदी आती जाती है। उसमें भी हम उनकी वर्तनी जांच सकते हैं कि यदि बच्चे को अनुसार अनुनासिक का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो इंग्लिश में HAIN है नहीं टाइप करेगा, वो HA लिख के छोड़ देगा। यहाँ यानी आप बच्चे की स्क्रिप्ट चेंज कर रही है भारती जी। ये तो हमारे ट्रेडिशनल जितने अध्यापक हैं वो तो फांसी खा देंगे इस मामले में। सर हमें समय के साथ कंधे से कंधा भी मिलाना है सर, हमें समय में चलना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारी हिंदी लुप्त हो जाने का अगर बच्चा बिल्कुल खतरा है करते हैं। जी बिल्कुल, उसका इलाज हमने दूसरा भी निकाला है सर। असाइनमेंट वर्ड जब टाइप करते हैं तब भी बच्चा ये कर सकता है। दूसरी चीज, कक्षा में आप अपनी PPT के माध्यम से या किसी भी माध्यम से स्क्रीन शेयर करके बच्चे को प्रश्न पत्र दिखा दें और उसके बाद इस निश्चित समय में वो बच्चा अपनी कॉपी में उसके उत्तर लिखता है और जैसे ही खत्म होने से 5 मिनट पहले मैं उनसे बोलती हूँ कि अपने मोबाइल फोन से तुरंत ही अपलोड कर दे मेरे सामने। निश्चित यदि आप उनको अवधि निश्चित करके देते हैं तो सर नकल की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। थैंक यू भारती जी। में भी हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक यू भारती जी। कोई क्वेश्चन भारती जी से पूछना चाहता है?
आपके जहन में कोई प्रश्न हो। मुझे लगता है आज इस सेकंड मीटिंग में कुछ ज्यादा बातें निकल के आ रही हैं। आप सहमत होंगी, जो मेरे पांचों ग्रुप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अक्षय ने भी बहुत अच्छी बात बताई, रागनी ने भी। क्यों मंजू, आपको क्या लगता है, ये कुछ बात ज्यादा निकल के आ रही है आज? बिल्कुल। अभी जो इन्होंने समझाया, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए, सबके लिए लाभदायक रहने वाला है। मुंबई से हमारी एक टीचर थी, वो शैली रस्तोगी। शैली रस्तोगी, मुंबई से हैं आप? शैली जी, आपने आग्रह किया था, आप कुछ कहना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं? शैली जी नहीं है। कोई अजीम गोहरी जी को मैं देख रहा हूँ। अजीम जी सर, हमारे पहले ग्रुप में अंजना जी थी, जिन्होंने मैसेज दिया था कि वो किस तरह से करेक्शन करती है। हाँ, अंजना जी हैं कहाँ? मैं उनको बुला रहा हूँ। अंजना जी कहाँ हैं? अंजना जी हैं यहाँ पर? शायद मैं अंजना जी, आप उनको मैसेज करिए, मैं उनका वेट करता हूँ। हमारे साथ लता शंकर जी गोवा से हैं। लता शंकर जी, आप सुन रही हैं मुझे? लता शंकर जी, लता शंकर जी, आप प्लीज अपना माइक ऑन करिए। वो नहीं सुन पा रही है। मैं चाह रहा था कि वो अपना... गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग लता जी। लता जी, हाँ लता जी आप आ गए। लता जी, आप मुझे ये बताएं, ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने गोवा के अंदर क्या कर रही हैं जी? आप किस तरीके से बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हैं? नहीं सर, अभी हमने इवेल्युएशन स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक हम लोग सिर्फ वीडियो जो है वो वीडियोग्राफी करके अपलोड करके और कंटेंट उसके साथ अपलोड कर रहे थे। अभी कल से हमारा स्कूल वापस शुरू होने वाला है, तो मोग्रासिस के थ्रू हम लोग ऑनलाइन टीचिंग अभी शुरू करने वाले हैं। तो इस वीक में हमें उसका पता चलेगा कि हम क्या करेंगे आगे करके, देन मैं आपको अपडेट करूंगी। टेस्ट का अभी आपने डिसाइड नहीं करा है लता जी? मैं ये मान के चलूं कि टेस्ट कैसे लेना है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है? नहीं, क्योंकि सर 14 मार्च के बाद हमारा रिजल्ट वगैरह आके स्कूल इमीडिएट बंद हो गए थे। तो उसके बाद में हमारा खाली हम वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो अभी हमारी कल मीटिंग है, तो उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में हम किस तरह एग्जाम करेंगे। जो अभी मुझे काफी हेल्प मिल रही है, जो बाकी लोग अपने विचार शेयर कर रहे हैं सर। जी जी जी। और जो हम डिस्कस करेंगे सर, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जरूर जरूर। एक मीटिंग हम लोग और रखने वाले हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूं, जो इस ग्रुप में 100 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये 100 का अब एक परमानेंट हमारा ग्रुप बन चुका है। और आने वाले समय में अल्फाबेटिकली इसको कर दिया जाएगा। और हम लोग हफ्ते में एक बार कोशिश करेंगे जितने लोग मिलने के लिए आ सकें, और जो हिंदी टीचिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, और एक्सपर्ट्स को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। प्रदीप जी, दुबई शारजा, कामना जी नमस्कार। कामना जी नमस्कार, दुबई शारजा से हैं आप। इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं बच्चों का, थोड़ा बताएं वहाँ पर दुबई शारजा में। नेक्स्ट संडे से हमारे PT1 शुरू होंगे, पीरियोडिक टेस्ट 1। अभी हमने असेसमेंट ले लिया है। ग्रेड कैसे लिया है? ग्रेड 6 कैसे लिया है? टीम्स में ही लिया है। ग्रेड 6 to 8 हमने जूम पे प्रॉक्टरिंग करके और असेसमेंट किया था उनको, ओनली MCQ क्वेश्चंस। बट 9th 10th 11th 12th में हम लोगों ने मार्क्स डिवाइड करे। जैसे 40 मार्क्स का पेपर है, तो 20 मार्क्स MCQ एंड 20 मार्क्स पेन पेपर। तो बच्चे ऑफिस लेंस से स्कैन करके हमें भेजते हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट में ही हम करेक्ट करके उनको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो क्या कामना जी, आप 100% करेक्शन कर पा रहे हो? जैसे क्लास के अंदर हम लोग करेक्शन करके जो नहीं कैसे करते हो? वो माइक्रोसॉफ्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट अगर आपके पास है 365, तो आप वर्ड फाइल में ड्रॉ करके एक नया ऐप आया है। हाँ, उसको हम लोग पेन से लेकर के हम लोग कर सकते हैं। हाँ, उससे हम करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओनली वर्ड फाइल, जो बच्चे JPG और इमेज फाइल भेज रहे हैं या PDF, वो नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ ओवरलुक करके उनको बता देते हैं कि यहाँ पे आपका एरर है। ओके, थैंक यू कामना जी, थैंक यू। और लोगों को भी समय देना है बोलने के लिए। मंजू आ गई है क्या? हाँ जी, आप बताएं मैम। सना जी बताएं जी। जैसे अभी मैम कह रही थी कि जो PDF वगैरह है वो हम नहीं करेक्शन कर पा रहे हैं, बस उनके लिए थोड़ा ये कह दूंगी कि मैम आप उसे भी डाउनलोड कर सकती हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसे करेक्शन कर सकती हैं। करेक्शन करके फिर सेव कीजिए और फिर बच्चे को नोटबुक में डाल दें, वो देख ले। बड़े लंबा सना जी, लंबा प्रोसेस है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं। सर, अब ये भी ना भूलें, हमारी समस्याएं थोड़ी अलग किस्म की हैं। सर यही मनीषा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हमें भी रूल बनाया है कि बच्चे ऑफिस लेंस में ही करके देंगे, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, इसलिए ये रूल बनाया। PDF भी टीचर्स कर लेते हैं, बट उनके पास और भी बहुत काम होते हैं। ये काम और बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि जो रेगुलर टीचिंग
में जाके करते थे वो आसान था, अब ये ज्यादा काम मुश्किल लग रहा है। आप सहमत है मेरे बात से या नहीं? बिल्कुल सही जी। बात है। अब ऑनलाइन ज्यादा मुश्किल काम हो गया है, जो मुझे नजर आ रही है चीज इसके अंदर। हेलो सर, प्रदीप जी हमने एक ग्रेड 6 के लिए एक्टिविटी भी करवाई थी। मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, कामना मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास केवल अब 9 मिनट बचे हैं, तो बाकी है तो और को थोड़ा मैं मौका देना चाहता हूँ, ठीक करा। सर एक बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, में रखिए आप क्वेश्चन, अपना आप नाम चैट बॉक्स में डालिए। मनीषा। हाँ मनीषा बोलिए, बोलिए मनीषा। सर हम लोगों ने इसके लिए एक उपाय निकाला है। हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम लोग अभी के लिए सिर्फ गृह कार्य के क्वेश्चन बच्चों के चेक करेंगे। वो तो उसमें ये है कि थोड़ा कार्य हम लोगों का कम हो जाएगा, पूरा करेक्शन, क्योंकि सारे नोट्स तो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं इनको, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। तो गृह कार्य के अगर 4 प्रश्न है तो ठीक है, वो 4 प्रश्न हम लोग डाउनलोड करके सिर्फ उनको करेक्शन करेंगे जब तक कि बाकी सब चीजें वापस ठीक ना हो जाए। ठीक है, ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है। प्रभु जी आप सबसे हैं, प्रभु पी आर यू लिसनिंग मी? आपसे मेरी बात, आप लोग, हाँ आप लोग कैसा कर रहे हैं अपने हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में, जरा बताएं। सर मैं कर्नाटक में हैं जी, बेंगलुरु जी। कर्नाटक में रहने वाला दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में बापू जय प्राइमरी इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई पाठशाला है सर जी। मैं वहाँ पे हिंदी एचओडी के रूप में काम कर रहा हूँ जी। सबसे पहले आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है जी। यहाँ पे एक समस्या है सर, दक्षिण भारत में विशेष रूप से कर्नाटक में, तमिलनाडु से, जब हम बच्चों को कक्षा में लिंग से संबंधित, जेंडर से संबंधित अगर हम पढ़ाते हैं ना जी, तो बच्चे काफी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम पानी शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो बच्चा यहाँ समझता है कि पानी शब्द के अंत में ई आने के कारण वहाँ स्त्रीलिंग के रूप में होगा। ओके हाँ जी जी। वैसे ही जब हम बालिका शब्द का उच्चारण करते हैं तो शब्द के अंत में आ का उच्चारण होगा, तो हाँ वो पुरुष हो गया, फिर उसका मतलब हाँ, तो वो पुल्लिंग के रूप में देखता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में बहुत बड़ी समस्या है सर। प्रभु जी ऐसा है, प्रभु ये आज हम लोग असल में एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम लिंग, वचन और कारक के लिए हम एक अलग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मैं इसका जवाब यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि समय कम है तो चर्चा नहीं होगी। हम व्याकरण के अलग अलग बिंदुओं पर हम आगे वर्कशॉप्स करने जा रहे हैं, वेबिनार करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग इस चर्चा को डिस्कस करेंगे। प्रभु if you don't mind, can we leave this point to the other day, some other week or so? अगर आपको हो तो हम इसके लिए बाद में 10-15 दिन बाद हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अवश्य जरूर सर, धन्यवाद सर। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हेलो सर। हाँ बोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, मैं सुनीता भटनागर फ्रॉम भोपाल, बोलिए जी। जी सर, हम अभी एग्जाम को लेकर के बात हो रही थी कि किस तरीके से एग्जाम लिया जा रहा है। तो अभी हम लोग अब पीरियोडिक 1 कंडक्ट करने वाले हैं। हमारे स्कूल में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ऐप यूज कर रहे हैं, और उसी में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के नाम से है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने बच्चों को टाइप करके दे रहे हैं, और यहाँ तक कि उसमें हम अपना राइट आंसर टिक करते हैं, जो कि कंप्यूटर हाइड कर देता है, और बच्चों के पास जब जाता है तो बच्चे अपना वर्क करके और सबमिट कर देते हैं, ऑटो करेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से वो वर्क हमारे लिए बहुत इजी हो रहा है। यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात निकल के आ रही है फर्स्ट ग्रुप में। हाँ मंजू कुछ कह रहे थे आप भी शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ जी मैं जो बता रही है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू के बारे में बता रहे हैं। एमसीक्यू उसमें सब्जेक्टिव का भी ऑप्शन है। हाँ पर मैम हाँ उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। आई थिंक उसको हमने यूज नहीं किया है अभी तक, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला यूज किया है। जी मैम, उसमें केवल एमसीक्यू ही हम चेक कर पाएंगे। सब्जेक्टिव करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। वो आंसर बच्चों को तुरंत उसके मार्क्स नहीं दिखेंगे। ओके नमस्कार। कम रह गया, मैं दो तीन जानकारी। कोई और बोलना चाहता है? कोई और बोलना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं ईश्वर चेन्नई से, चेन्नई महर्षि इंटरनेशनल से। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, हम ऑलरेडी परीक्षा UT1 के तौर पर हम चला चुके हैं, जो 40 मार्क का है।
जी। उसमें मीन्स ऐसे किया गया कि मीन्स मेल दे दिए, मीन्स अलग अलग मेल बना दिए, हिंदी के लिए, तमिल के लिए, ऐसे मेल बना दिए ताकि मीन्स उस कक्षा से जो भी बच्चे पीडीएफ के तौर पर उस मेल में आकर अपना जो लिखा हुआ है उसमें हम लोगों ने ऐसे प्रश्न पत्र बनाया जो 20 मार्क का 20 अंक का जो एमसीक्यू है और बाकी जो 20 अंक का है जैसे लघु प्रश्नोत्तर और ना दोनों ही बना दिए है। और उस मेल में आकर मीन्स चाहे वो 9वीं का हो या 10वीं का हो वो आपको मीन्स अलग अलग से क्या है उस कक्षा से जो लिखते हैं उसे भेज देते हैं। थोड़ा दिक्कत होता है करेक्शन में, समय लगता है, दिक्कत नहीं समय लगता है मेल खोल करके करेक्शन करने में समय लगता है। सो हम लोगों ने समय लेकर के करेक्शन किया और अंक भी उन लोगों को दे दिए सर अलग अलग से। ये चल रहा है अभी फिलहाल। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम थोड़ा कम है। अब मैं टीचर्स आप लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगले 4 मिनट हमारे पास है सना, एम आई राइट? जी 4 मिनट हमारे पास है। हाँ, एक तो ये कि सीबीएसई की तरफ से, आईसीएसई, आईबी या आईजीसीएसई की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया कि हमें ऑनलाइन टेस्टिंग कैसे करनी है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये सब लोग स्कूल वाले करवा रहे हैं, यानी स्कूल का अपना अपना सिस्टम। आप समझ सकते हैं जो बात मैं कहना नहीं चाह रहा। हम लोग सभी पब्लिक स्कूल्स में काम करते हैं, तो पब्लिक स्कूल में भी बच्चों से कभी आएगा जब हम लोग, आप समझ रहे हैं सब बात, इशारा समझ गए। तो ये सारी चीजें उस लेवल पर चल रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये हो रही है कि हम बहुत तल्लीनता से पढ़ा रहे हैं, यानी हम अपना ना खून चूस जिसे कहते हैं, हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, मतलब क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं वो हमारे हम लोग कोताही उसमें नहीं बरत रहे। एक अच्छी बात और हुई है, आप सुनते रहे, एक अच्छी बात और हुई है इसमें। अब हम इसमें इंटेंट 25-30 मिनट मिलते हैं हमको और 25-30 मिनट अच्छी पढ़ाई होती है। ये बात अलग है कि वैसी पढ़ाई नहीं होती जो क्लास के अंदर होती थी, लेकिन अब हम लोग कोर्स हमने बहुत जल्दी पूरे करा दिए। बच्चों ने कॉपी में काम पेरेंट्स के प्रेशर से कर लिया, कॉपियां पूरी है। मैं हैरान, उस बच्चे की कॉपी पूरी है जिसने आज तक जीवन में कभी कॉपी नहीं बनाई, वो कॉपी में काम करके क्लिक करके मुझे भेज रहा है। अब भी 4-5% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आते, नहीं कर रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जी। तो अपना फायदा भी हुआ है। हम लोग जल्दी न करें, ये मेरा मानना है। हम लोग इंतजार करें सीबीएसई हमको क्या कहता है, हमारे पास क्या उनके ऑर्डर्स आते हैं, उस आधार पे फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज लें और डिस्क्रिप्टिव बच्चों को हम लोग क्लास वर्क या होमवर्क में दें करने के लिए और उसकी करेक्शन करें। और हम लोग जो बच्चा करता जा रहा है जितना काम, हम कुछ ओरली उससे रीडिंग कराएं। याद रखें, हर बच्चे से 4-4, 5-5 लाइनें पढ़ाते चलिए। मंजू जी कह रहे थे सर हरियर का चैप्टर बहुत बड़ा है, क्या करें? मैंने कहा थोड़ा सा खुद पढ़िए और 4-4 लाइनें, 4-4, 5-5 लाइनें, मैंने कहा हर जो भी बच्चा नजर आ रहा है, चाहे वो बच्चा जैसा मर्जी पढ़े, और उसको उसके मार्क्स दीजिए, ओरल मार्क्स बच्चे के। रिटर्न में उसके क्लास वर्क होमवर्क में दीजिए जो हमें करके भेज रहा है। और एमसीक्यू का एक टेस्ट, तो बच्चा 3 जगह हमने टेस्ट ले लिया। आपने मेरा वो वेबिनार 23 तारीख वाला सुना होगा। 8 हमारी स्किल्स हैं, हम सारी स्किल चेक नहीं कर सकते। हम उनकी स्पीकिंग स्किल चेक करने, राइटिंग स्किल, 3 मायनों में एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हम अलग अलग उनकी टेस्ट कर लें इस चीज को किस तरह। और कोई अगर एक्टिविटी कराना चाहें ग्रुप में डाल करके, एक बहुत सुंदर किसी ने वीडियो मुझे भेजा था, बच्चों ने पोएम्स बना करके हमारे हुआ था, बहुत खूबसूरत, वो चीज आप बच्चों से बनवाइए। अगर हम इस तरीके से बच्चे को करें, मुझे लगता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब फर्दर ये 100 लोगों का ग्रुप बना है, मुझे लगता है या तो मैं इसको 50-50 का करके हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करें ताकि सभी लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर, क्योंकि 20 मिनट हमारे सामने बहुत कम है। तो हम इसको Zoom को छोड़ के किसी गूगल मीट पे चले जाएं जहां पर कि 200-250 लोग, 100 लोग हमारे सामने आ सके और 1 घंटा हम लोगों को मिल सके। आज मैंने बोलिए मंजू जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैंने कहा समय थोड़ी सी बढ़ा देंगे। समय बहुत कम है, हमें समय थोड़ा ज्यादा चाहिए। संतुष्ट नहीं हुए, मैं संतुष्ट, मुझे अभी और आइडियाज लेने थे। अभी बहुत ज्यादा करनी थी, तो हम लोग कब मिले दोबारा? नेक्स्ट वीक बताइए कब मिले? आप में से कौन कौन लोग मिलना चाहते हैं? नेक्स्ट वीक हम लोग एक डेट फिक्स करें। सना जी सर, शोभा जी आप फिक्स करिएगा एक डेट, और नेक्स्ट 2-3 दिन बाद जितने लोग आ सके हम उसको ओपन मंच रखेंगे। हम कोई टॉपिक फिक्स नहीं करेंगे जी। मैं एक लिंक भेज दूंगा, उसमें एक लिंक सना जी बना के भेज देंगी सबको, और उसमें आप आ जाएं और हम एक ओपन डिस्कशन करें, या तो 50-50 के लेवल पर करें या अल्फाबेटिकली हम लोग ले लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग तथ्यों पे चर्चा